सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण के दूसरे अध्याय वर्ण विचार पर बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि जब आप भाषा बोलते हो तो आपके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। तो भाषा को बोलते समय जो ध्वनियाँ आपके मुख से निकलती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि उस ध्वनियों के कुछ संकेत या चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उसी संकेत को, चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। भाषा के लिए मुख से निकली ध्वनि के कुछ संकेत चिन्ह हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। आइए देखें। अपनी बात कहने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। शब्दों का निर्माण कई ध्वनियों से मिलकर होता है। हम मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। व्याकरण की भाषा में यह ध्वनि वर्ण कहलाती है। मैंने आपको अभी बताया कि भाषा के लिए जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, उसी ध्वनि के संकेत को, चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों का मेल ही भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप का आधार है। भाषा को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह होता है। तो ये तो आप समझ गए कि जो भाषा के लिए ध्वनि हम बोलते हैं, उसी ध्वनि के चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा देखें। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात किसी भी वर्ण को आप तोड़ नहीं सकते, वह रूढ़ होते हैं। तो वर्ण के बारे में हमने जाना, वर्ण किसे कहते हैं। आप अब बता सकते हैं। तो भाषा के लिए जो ध्वनियाँ हम मुख से निकालते हैं, मनुष्य जो ध्वनि अपने मुख से निकालता है, उसी ध्वनि के संकेत चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और इसी प्रकार हम शब्द या वाक्य का अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। बचपन में आप स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भली भांति पढ़े होंगे। चलिए स्वर जानते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। स्वर जिन ध्वनियों का, अर्थात जिन भाषा के क्रम में जो आप ध्वनि मुख से निकालते हो, जो बोलते हो, उनको बोलने में यदि आपके मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है तो वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। बचपन में हम लोग अ से अह तक लिखते थे, परंतु आधुनिक युग में कुछ वर्णों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो स्वरमाला क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हो गए 11। तो ये है स्वरमाला। इसके बाद क्या वर्ण बच गया? अंग और अह। अंग और अह क्या है, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। अ, आ, ई, उ, री। बाकी सबका तो हिंदी में भली भांति उपयोग होता है, प्रयोग होता है, परंतु री जो वर्ण है, इस स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। संस्कृत भी एक भाषा है। संस्कृत आप लोग पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे संस्कृत में री शब्द का ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कुछ शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं।
संस्कृत से ही कुछ शब्द हिंदी में लिए गए हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं। उन्हीं तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जो संस्कृत से शब्द हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो हिंदी में इसका उच्चारण री की तरह होता है। री वर्ण से कुछ शब्द, री से ऋतु, री से ऋषि, री से ऋण आदि। री की मात्रा, क में री की मात्रा क्री पा कृपा, म री की मात्रा मृ ग मृग, स में री की मात्रा मूर्धन षष्ठ संयुक्त है सृष्टि, श्र में री की मात्रा श्री अंग, ग आकर र श्रृंगार। तो ये है री के शब्द और उनकी मात्राओं से बने शब्द। और री का उपयोग ज्यादातर कहाँ होता है? संस्कृत में। और तत्सम शब्दों जो हिंदी में आए हुए हैं संस्कृत से, उन्हीं शब्दों में इनका प्रयोग होता है। दूसरा वर्ण है अनुस्वार। अ में अ के ऊपर अनुस्वार, इसका स्वर की तरह स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। यह ना तो पूरी तरह स्वर है ना व्यंजन, इसीलिए स्वरमाला से अंग को हटा दिया गया है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिक से होता है। नासिक नाक से होता है। यह व्यंजनों के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर आता है। व्यंजन क से ग तक मैंने बताया आपको, और सभी में 5-5 का वर्ण होता है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। तो अंग 5वां वर्ण है, तो उसी अंतिम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का परिवर्तन होकर उसका उच्चारण होता है। अंग बोलते हैं ना, अंग यह। तो उसी तरह अंग का ना तो स्वर में है और ना ही व्यंजन में। वो ना स्वर है और ना व्यंजन, इसलिए इसे अयोग वाक्य के अंतर रखा गया है। अयोग वाक्य के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है अविसर्ग, जिसे विसर्ग कहते हैं। वास्तव में इसकी स्थिति भी स्वर तथा व्यंजन के बीच की है। जिस प्रकार अनुस्वार ना तो स्वर था और ना ही व्यंजन, उसी तरह विसर्ग भी स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति है। स्वर की तरह इसका भी चिन्ह होता है, किंतु इसका उच्चारण व्यंजन के साथ ही होता है। विसर्ग का उच्चारण व्यंजन ह के समान होता है। तो ये दोनों आपको स्वरमाला से अलग हो गए हैं। तीसरा है अ। अ का उच्चारण किसी भी अंग्रेजी शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तब किया जाता है। जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, ऑफिस आदि। ये शब्द अंग्रेजी के हैं जिन्हें हिंदी में लिखकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसे आगत स्वर कहते हैं। यह स्वर अंग्रेजी से आए शब्दों में ही आता है और इसे अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत रखने के कारण इसे भी स्वर वर्ण से अलग कर दिया गया है। तो ये तो हमने सीखा स्वर वर्ण, स्वर माला। तो स्वर किसे कहते हैं आप बता सकते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना कंठ में बिना रुके मुख से सीधे बाहर आ जाती है, उसे स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। आइए अब हम स्वरों के भेद पर चर्चा करते हैं। स्वरों का
मात्राएं, स्वरों की मात्राएं, जितनी स्वर है सभी की मात्राएं होती हैं। स्वरवर्ण की मात्राएं होती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है तथा व्यंजनों के साथ मिलकर भी बोले जाते हैं। जब ये व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं तो प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह आता है। मात्राएं, जितनी भी स्वर वर्ण हैं सभी की मात्राएं होती है केवल अ को छोड़कर। पहला वर्ण है स्वर वर्णमाला का अ, उनकी मात्रा नहीं होती, परंतु उसके बाद जितने भी वर्ण आते हैं सभी की मात्राएं होती है। और जब ये व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ, तो उनकी मात्राओं का ही उच्चारण होता है और मात्रा ही लगती है। देखिए, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जो उसकी मात्रा कहलाती है। हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाती है। जब वो व्यंजन के साथ मिल जाता है, जैसे आ अगर क के साथ मिलता है, क व्यंजन वर्ण है, अगर क के साथ आ की मात्रा आ मिलती है तो वो क आ की जो मात्रा है वह मिलेगी, तो बन जाएगा क आकर क्या बोलेंगे, का। अगर हर्षई की मात्रा क में मिलती है तो क्या बनेगी, की, और दीर्घई मिलती है तो क दीर्घई। तो आपको ये स्वर और व्यंजन, पहले हम व्यंजन रखेंगे क और फिर आ जो है वो रखेंगे तो क्या बनेगा, का। फिर ई की मात्रा क, ई, की, तो दोनों को साथ मिला के हम लोग उसकी मात्राओं को लिखते हैं और उच्चारण भी उसी प्रकार करते हैं। तो सभी स्वर वर्ण की मात्राएं होती हैं केवल अ को छोड़कर। तो आपने ये नहीं पूछा कि अ की मात्रा क्यों नहीं होती? हाँ, अ की मात्रा नहीं होती, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर वर्ण तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसे बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजन वर्ण को बोलते समय अ की सहायता लेनी पड़ती है। ये जो अ है, अ वर्ण, ये सभी व्यंजन वर्ण में सम्मिलित है, मिला हुआ है। अगर स्वर ना हो तो आप व्यंजन का उच्चारण करने में काफी मुश्किल आएगी। अ मिलके ही व्यंजन वर्ण बनता है। जैसे क, जब आप क का उच्चारण करते हो तो अंत में आपको क्या सुनाई देता है, क, अ है ना, नहीं तो अगर अ हटा देते तो वो क हो जाता है। तो इसलिए ये अ अपना काम व्यंजन में मिलकर करता है और बाकी सब अपनी मात्राओं के साथ व्यंजन में मिलते हैं और अपना अलग रूप स्थापित करते हैं। समझ में आ गई स्वर और उनकी मात्राएं? स्वरों के प्रकार। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अब स्वरों को उच्चारण के आधार पर कि किसका उच्चारण कैसे करना है, तो उसके आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। वे कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। हर्ष अर्थात शॉर्ट वॉवेल्स। हर्ष का अर्थ है लघु अथवा छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये कुल 4 है, अ, ई, उ, री। तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4। और इनके उच्चारण में कितना समय लगता है? बहुत ही कम। तो हर्ष स्वर उन्हें ही कहते हैं जिन स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे, वो हर्ष स्वर कहलाते हैं, जो जिनकी संख्या केवल 4 है, अ, ई, उ, री। दूसरा, दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवेल्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्पष्ट है, दीर्घ, देर, जिसको बोलने में थोड़ी देरी लगती है। जैसे दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जिन
स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 हैं। हर स्वर की संख्या 4 थी और दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। दोनों मिले कितने बने? 11। तो हमारे स्वर कितने हुए? 11। तो हर स्वर के उच्चारण में काफी कम समय लगता है। हर्ष का अर्थ है लघु अथवा छोटा। उसी तरह दीर्घ स्वर का अर्थ है बड़ा और इसके उच्चारण में हर स्वर के अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। पलुत स्वर, इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम। यहाँ 3 पलुत स्वर का चिन्ह है। तो स्वर को उच्चारण के आधार पे कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में। वे कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ये तो हुई स्वर की बात। और मैंने कहा आपको ध्वनि जो है, वर्ण जो है, 2 भागों में बटा हुआ है, स्वर और व्यंजन। आज हमने स्वर के बारे में जाना, स्वर की मात्राएं जानी, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में जाना, इसके उच्चारण में कितना समय लगता है, क्या होता है, ये सब हम लोगों ने आज जान लिया है। अगले पाठ में, अगली कक्षा में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।